हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस, जहां कल हम लोग बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। जैसा कि कल हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट किया था और वो था वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। दरअसल हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। 5 मिनट का उसका एक रैपिड रिवीजन हो जाएगा ताकि आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो कल दरअसल हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था, और उस वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा कि वित्त क्या है, हम वित्त किसे कह रहे हैं। तो हमने वित्त की परिभाषा को एक एग्जाम्पल से समझते हुए पढ़ा था और हमने ये देखा कि जो मुद्रा का उपयोग का जो अधिकार है, मुद्रा के उपयोग को अधिकार को ही हम क्या कह रहे थे, वित्त। और वित्त का आधार क्या बताया था मैंने, वित्त का आधार बताया था या तो ब्याज होता है या क्या होता है, लाभांश। ठीक है, और जो दूसरी चीज पढ़ी थी हमने वो थी वित्तीय व्यवस्था या फाइनेंशियल सिस्टम की का महत्व या उसकी भूमिका। ठीक है, उसके महत्व और उसकी भूमिका को देखा और उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि वित्तीय व्यवस्था के अंग, वित्तीय व्यवस्था के कितने अंग बताए थे। तो वित्तीय व्यवस्था के 3 अंग थे, वित्तीय उपकरण, वित्तीय सेवाएं और वित्तीय बाजार। ठीक है, वित्तीय बाजार के अंतर्गत भी हमने 2 तरह के बाजार देखे थे, एक था मुद्रा बाजार, दूसरा था पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार जैसे ही मैं नाम लेता हूं आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है ताकि हम अभी का अभी रिवीजन करते जाएं और हमारा जो टॉपिक पर पकड़ है वो मजबूत रहे। क्योंकि अगर आपको कल की क्लास याद रहेगी जो आपने पढ़ लिया तो आपको क्या होगा, आज की क्लास समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और इसी के साथ हमने और कुछ तकनीकी शब्द पढ़े थे। एक शब्द पढ़ा था वित्तीय विनिमय, ठीक है, और एक शब्द पढ़ा था वित्तीय संस्थाएं। ये सारी चीजें पढ़ी थी और इसी के साथ हमने देखा था कि वित्तीय बाजार की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व हो और क्या उसकी उपयोगिता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड ओपन और हम लोग समझ लेते हैं कि हमें क्या, हम लोग जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इसको कहें भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कहते हैं आरबीआई। ठीक है, तो अब आरबीआई आज हमारी क्लास रहेगी पूरी किस पर, भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर। भारतीय रिजर्व बैंक को पढ़ने के क्रम में हम देख लेते हैं उसका एक संक्षिप्त इतिहास, हम लोग समझ लेते हैं भारतीय इतिहास का। हम भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत देखेंगे उसका इतिहास। ठीक है, और संरचना, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कार्य, आरबीआई के कार्य कितने तरह के होते हैं ये हम देखेंगे इसके अंतर्गत। और जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को हम कहते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास। भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास क्या रहा है। आरबीआई इतिहास,
दरअसल जब हम आरबीआई के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में बैंकों की स्थापना किस तरह से हुई। ठीक है, तो आप अगर देखोगे सन 1806 में एक बैंक की स्थापना हुई। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक बैंक की स्थापना हुई और उसका नाम था क्या? उसका नाम था कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। उसका नाम क्या था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, उस बैंक का नाम क्या था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। इस बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में ही की गई थी, उसी के नाम पर था। उसके बाद अगर आप देखोगे सन 1840 में बंबई में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था बंबई प्रेसिडेंसी बैंक। क्या नाम था? बंबई प्रेसिडेंसी बैंक, बंबई प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, और इसके बाद एक और बैंक की स्थापना की गई थी। उस बैंक की स्थापना की गई थी सन 1843 में। कब की गई थी? सन 1843 में, 1843 में। ये इस बैंक की स्थापना की गई थी मद्रास में। इसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। क्या नाम था इसका? मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, दरअसल इस समय तक क्या था, अगर हम भारतीय इतिहास में जाएं तो इस समय तक अभी क्या भारत पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी और ब्रिटिश शासन अपने प्रशासन को चलाने के लिए इन बैंकों की क्या की थी? उसने स्थापना की थी। जब उसने इन बैंकों की स्थापना की तो उसने पाया कि ये जो बैंक हैं, बैंकों के काम में जो ब्रिटिश सरकार थी उसे बहुत उलझना पड़ गया। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि एक ऐसा बैंक हो भारत में जो, ये जो बैंक अलग अलग काम करते हैं वो सारे काम या उन सारे बैंकों को रेगुलेट करने का उत्तरदायित्व किसका हो जाए? उस एक बैंक का हो जाए। दरअसल जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में एक ऐसा बैंक हो जो मुद्रा भी जारी करे और बैंकों का क्या करे? बैंकों का रेगुलेशन करे या बैंकों का नियमन करे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत में अगर हम बात करते हैं भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की, तो हम देखेंगे सबसे पहले भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का जो प्रथम प्रयास है वो 1914 में चैम्बरलिन, क्या नाम था? चैम्बरलिन कमीशन के द्वारा किया गया। अगर हम देखें तो यहां पर भारत में अगर हम बात करें, भारत भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना या केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहला प्रयास सन 1914 में कब किया गया था? सन 1914 में चैम्बरलिन कमीशन चैम्बरलिन कमीशन किसके द्वारा किया गया? चैम्बरलिन कमीशन के द्वारा किया गया। अब आप देखोगे तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहला प्रयास किसने किया? तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहला प्रयास करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसे वो जाता है चैम्बरलिन कमीशन को। इसी ने 1914 में पहला केंद्रीय बैंक को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब चैम्बरलिन कमीशन ने क्या किया? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी रिपोर्ट में उसने सुझाव दिया कि ब्रिटिश सरकार को, दरअसल ये उस समय ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार को उसने ये सुझाव दिया कि आप क्या करो, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक है, बंबई प्रेसिडेंसी बैंक है और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक है, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक बना दो। किसने? चैम्बरलिन कमीशन ने क्या सुझाव दिया? चैम्बरलिन कमीशन ने सुझाव दिया कि आप क्या करो, अपना सुझाव दिया कि तीनों बैंकों को, किसको? इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दो आपस में। तीनों बैंकों को मिलाकर
एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करो। ठीक है, अब इस चैम्बरलेन कमीशन ने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि आप क्या करें, ये जो तीनों बैंक है कलकत्ता, बंबई और मद्रास के, इन तीनों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक बना लो। तब ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार ने इसी चैम्बरलेन कमीशन के सुझाव के आधार पर सन 1921 में, कब, सन 1921 में इन्हीं तीनों बैंकों को, सन 1921 में इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर एक नए बैंक का गठन किया, जिसे नाम दिया गया क्या, इंपीरियल, जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल इसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे थे आरबीआई का इतिहास, जिसमें हमने देखा कि 3 बैंकों की स्थापना की गई। एक बैंक कलकत्ता में की गई 1806 में, 1840 में बंबई में, 1847 में मद्रास में। फिर ब्रिटिश सरकार एक कमीशन का गठन करती है, उस कमीशन का नाम होता है चैम्बरलेन। इस कमीशन का गठन 1914 के लगभग किया गया था। इस कमीशन ने सुझाव दिया कि सरकार को सुझाव दिया कि तीनों बैंकों को मिलाकर आप क्या करो, एक केंद्रीय बैंक बना दो। ठीक है, जिसका नाम होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हम एक बात देख लेते हैं कि ये जो गठन किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। आखिर जब अच्छा खासा तीनों बैंकें चल रही थी, तो क्यों ब्रिटिश सरकार ने एक नए बैंक के गठन की मांग की। दरअसल जो ब्रिटिश सरकार है, या हम कहें कि कंपनी, उस समय तक क्या था, कंपनी चला रही थी। फिर 1857 में जब ब्रिटिश वो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया होता है, हम कहें कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन फिर समाप्त कर दिया गया था। तो अभी तक आप देखोगे कंपनी थी। तो अब कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि भारत में एक ऐसा बैंक हो जो मुद्रा भी जारी करे और बैंकों का रेगुलेशन भी करे। क्या चाहती थी कंपनी, कंपनी चाहती थी कि जो वो पूरा बैंकों का काम भी वही देखती थी, और जितना शासन प्रशासन न्याय जितना सारा काम था उसे देखना पड़ता था। तो वो चाहती थी सिर्फ एक बैंक हो जो उसके नियंत्रण में हो, जो सारे बैंकों को क्या करे, रेगुलेट करे और मुद्रा जारी करने का काम वही बैंक करे। तो दरअसल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य ये था कि वो चाहती थी एक भारत में क्या हो, भारत में एक केंद्रीय बैंक हो, क्या हो, केंद्रीय बैंक हो जो क्या करे, जो मुद्रा जारी करे, मुद्रा भी जारी करे और क्या करे, बैंकों को रेगुलेट करे, या हम हिंदी में लिख सकते हैं बैंकों का विनियमन करे। ठीक है, बैंकों का क्या करे, विनियमन करे। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब क्या हुआ, जब इस बैंक का गठन हो गया, किसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपना काम करना शुरू किया। अपना काम करना जब इसने शुरू किया, तो अब इसने ब्रिटिश सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया। ठीक है, क्या नहीं किया, ब्रिटिश सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप इसने क्या किया, अपना काम नहीं किया। तो अब ब्रिटिश सरकार की जब अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये जो बैंक है, अब वो उसके उद्देश्यों के अनुरूप तो काम कर नहीं रही, उद्देश्यों के अनुरूप काम कर नहीं रही जैसा ब्रिटिश सरकार चाह रही थी। तो इसके संदर्भ में अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, जब पाया कि ये जो बैंक है वो उसके उद्देश्यों के अनुरूप काम नहीं कर रही, तो ब्रिटिश सरकार ने इसके संबंध में एक आयोग का गठन किया। क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम क्या था, उस आयोग का नाम था उस आयोग का नाम था रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन आयोग। नाम क्या था उसका, रॉयल कमीशन आयोग। इसको हिंदी में हम शाही आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, शाही आयोग, इंग्लिश में रॉयल कमीशन आयोग कहते हैं। ठीक है,
रॉयल कमीशन आयोग का गठन किया। दरअसल इस रॉयल कमीशन आयोग का जो गठन किया गया वो किया गया था हिल्टन यंग की अध्यक्षता में। इसके दो अध्यक्ष थे, वो उनका नाम क्या था? हिल्टन यंग। क्या नाम था? हिल्टन यंग। इसी कारण से इस आयोग को क्या नाम दिया गया? हिल्टन यंग आयोग अध्यक्ष भी कहा जाता है, हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग को और क्या कहा गया? इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन भी कहा गया। ठीक है, इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। अब आप देखोगे कि ये जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन या हम कहें रॉयल कमीशन आयोग का गठन क्यों किया? तो दरअसल ब्रिटिश सरकार जो काम लेना चाहती थी उस बैंक से, वो काम उसके अनुरूप नहीं हो रहे थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कहा हिल्टन यंग साहब से कि भाई साहब आप देखो कि ऐसे क्या कमी है या ऐसी क्या समस्या आ रही है कि जो हम कि जो वो बैंक है वो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप काम नहीं कर पा रही है। तो हिल्टन यंग कमीशन जो बना था, हिल्टन यंग उसके अध्यक्ष थे, तो हिल्टन यंग महोदय ने देखा और हिल्टन यंग महोदय ने अपनी जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने पाया कि ये जो बैंक है वो सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप काम नहीं कर पाएगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक नए बैंक खोलने की सिफारिश की। क्या की उन्होंने हिल्टन यंग महोदय ने, या हम कहें कि रॉयल कमीशन आयोग ने ब्रिटिश सरकार से, किससे? ब्रिटिश सरकार से नया बैंक खोलने की, नए बैंक को खोलने की क्या की? सिफारिश की। नए बैंक की खोलने की सिफारिश की। और हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत होती है यहीं से। ठीक है, अब जब हिल्टन यंग महोदय ने या हिल्टन यंग कमीशन ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि आप एक नया बैंक खोलें, तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए एक अधिनियम पारित किया। किसने पारित किया था ये अधिनियम? ब्रिटिश सरकार ने। किसने पारित किया था? ब्रिटिश सरकार ने। कौन सा अधिनियम पारित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। किसके सुझाव पर किया था? रॉयल कमीशन के सुझाव पर किया था। रॉयल कमीशन के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन पारित किया। उस कमीशन का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, या हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ठीक है, ये जो अधिनियम पास किया था वो किसने पास किया था? ब्रिटिश सरकार ने। अब आपको आगे चल के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम हॉल में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किसने पास किया, तो अधिकतर बच्चों से क्या गलती कराते हैं, वो आंसर लगा आते हैं कि भारत सरकार। ठीक है, दरअसल 1900, आपको एक चीज याद रख लेना है, क्या है वो 1934 वहां पर शायद ना दे, वो सिर्फ ये पूछे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जब 1934 में पारित हुआ, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आरबीआई का गठन कर दिया गया। अब आपको बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, कई सारे एग्जाम में, ये फेवरेट क्वेश्चन है कई सारे एग्जाम का, कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हो जाता है। जब आरबीआई का गठन होता है, ठीक है, तो आरबीआई का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? दरअसल ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि एक ऐसा बैंक हो जो बैंकों का
नियमन कर सके और क्या कर सके, मुद्रा जारी कर सके। तो दरअसल अब हम देखेंगे कि आरबीआई का जो गठन किया गया, जब जब आरबीआई का गठन किया गया, ठीक है, जब आरबीआई का गठन किया ब्रिटिश सरकार ने, यहीं देख लेते हैं, जब आरबीआई का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया, तो गठन के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, कौन सी बैंक, इंपीरियल, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था वो किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, तो आपको याद रखना है किस कमीशन की सिफारिश पर, वो उस कमीशन का नाम था चैम्बरलिन कमीशन। ठीक है, ठीक है। तो अब चैम्बरलिन कमीशन को 2 कार्य सौंपे थे ब्रिटिश सरकार ने। वो कार्य कौन कौन से थे, एक काम तो था नोटों का निर्गमन करना और बैंकों का विनियमन करना। अब जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जब आरबीआई का गठन कर दिया, तो आरबीआई का गठन करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो 2 कार्य सौंपे गए थे, कौन कौन से 2 कार्य, बैंकों का नियमन करना, बैंकों का विनियमन करना और मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना। अब यह दोनों काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से लेके किससे दे दिए गए, आरबीआई को, किससे दे दिए गए, आरबीआई को। अब ये दोनों जो काम दे दिए गए थे वो दरअसल दे दिए गए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, सॉरी आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ये दोनों काम लेके बैंकों का विनियमन और मुद्रा जारी करना ये दे दिए गए किसे, आरबीआई को। अब आरबीआई को 2 काम मिल गए नए, कौन कौन से, बैंकों का नियमन करना, बैंकों का नियमन, और कौन सा, मुद्रा जारी करना। अभी तक जो बैंकों का नियमन और मुद्रा जारी करती थी वो करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब किसके हाथ में आ गया ये, अब आ गया आरबीआई के हाथ में मुद्रा जारी करना। अब आप देखोगे वर्तमान में जो बैंकों का रेगुलेशन किया जाता है, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, जो वर्तमान में बैंकों का रेगुलेशन करता है, किया जाता है, वो किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। किसके द्वारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। ठीक है, दरअसल इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई को बैंकों का विनियमन, हम कहें बैंकों को रेगुलेट करने का अधिकार प्राप्त है। आरबीआई को बैंकों का विनियमन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बैंकों का आरबीआई बैंकों का विनियमन किस अधिनियम के माध्यम से करता है, उसमें आ जाए आरबीआई अधिनियम 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और दूसरे जो आ जाए, या आ जाए कि भारतीय संविधान के द्वारा, या आ जाए कि भारत वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो आपको उन सभी में आपको याद रखना है कि उसका आंसर होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकों के रेगुलेशन के लिए ही एक्ट आया था 1949 में। ठीक है, और बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है, भारत सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, या ठीक है, या वित्त सचिव, ऐसा कुछ आ जाए, तो आपको तब भी याद रखना है कि जो बैंकों का रेगुलेशन है वो करता है कौन, आरबीआई। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब एक चीज और देख लेते हैं ये जब आरबीआई का प्रारंभ में जो गठन किया गया था, आरबीआई का जब गठन किया गया था प्रारंभ में, तब हम देखें तब आरबीआई एक पूर्णतः सरकारी संस्था नहीं थी। पूर्णतः क्या नहीं थी, सरकारी संस्था नहीं थी। ये पूर्णतः एक सरकारी संस्था नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसमें आरबीआई में जो अधिकांश
अधिकांश स्वामित्व था, अधिकांश स्वामित्व वो किसका था? अधिकांश स्वामित्व निजी क्षेत्र का था। किसका था? निजी क्षेत्र का। सरकार का जो स्वामित्व था, सरकार का स्वामित्व, सरकार का स्वामित्व बहुत ही अल्प मात्रा में था, या हम कहते हैं बहुत ही कम था। ठीक है, जो सरकार का जो स्वामित्व था इसमें वो अल्प मात्रा में था, या सीमित, अल्प मात्रा ज़्यादा ठीक रहेगा ना, अल्प मात्रा में। ठीक, जो सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो बहुत कम थी, और जो निजी क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जब प्रारंभ में आरबीआई का गठन किया गया कि उस समय क्या पूरा ही तरीके से सरकारी संस्था नहीं थी, इसमें जो अधिकांश जो हिस्सेदारी थी वो थी निजी क्षेत्र की, और सरकार की हिस्सेदारी थोड़ी ही कुछ थी। जब इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की स्थापना के समय, कब? आरबीआई की स्थापना के समय इसमें 5 करोड़ की पूंजी लगाई गई थी। कितनी पूंजी लगाई गई थी? 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी। ठीक है, प्रारंभ में आरबीआई का जो मुख्यालय था, आरबीआई का मुख्यालय वो क्या था? प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? कलकत्ता। ठीक है, फिर 2 वर्षों बाद क्या हुआ? 2 वर्ष बाद इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। इसका गठन कब किया गया था? हमने पढ़ा ना, 1 अप्रैल 1935 में। तो ठीक है, इसके 2 वर्षों बाद क्या, कब? 1937 में मुख्यालय कहाँ पहुंच गया इसका? मुंबई में, मुंबई में। और वर्तमान में भी मुख्यालय इसका कहाँ पर है? वर्तमान में भी इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। दरअसल इसके जो पहले अध्यक्ष थे, आरबीआई के जो पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम है ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है? ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आरबीआई के कौन थे? आरबीआई के पहले अध्यक्ष। ठीक है, और जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसके जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे, कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष। लेकिन पहले अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे, उनका नाम क्या था? ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन पहले जो भारतीय अध्यक्ष थे वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और देख लेते हैं। जो आरबीआई है, आरबीआई का जो वित्त वर्ष है, क्या है? वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है वो दरअसल पहले 1 जुलाई से 30 जून होता था। क्या होता था? 1 जुलाई से 30 जून होता था। क्या मतलब क्या है? अब दरअसल सन 2020 में, लगभग, हाँ 2020 में भारत सरकार ने क्या किया, इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज करके अब क्या कर दिया है, अब वर्तमान इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो हो गया है चेंज होकर 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या हो गया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये चीज़ याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। क्या चीज़? ये चीज़ कि इसका जो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है, क्या चीज़ हो गया है? इसका फाइनेंशियल ईयर। इस तरह का करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, इतना जो कुछ पढ़ा हमने, आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। दरअसल ये जो आगे हम जिस पर टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो दरअसल लिंक करता है हमारे किससे? मेंस के टॉपिक को थोड़ा वो टच करता है, मेंस से संबंधित वो है। ठीक है, तो उसको दरअसल हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, अब आप अगर देखोगे आरबीआई ने अब क्या किया, एक और फैक्ट ये था कि जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने क्या किया, 1 जनवरी 1949 को, कब? 1 जनवरी 1949 को जो आरबीआई है
आरबीआई का क्या कर दिया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्यों किया, क्या जरूरत पड़ गई थी कि भारत सरकार को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करना पड़े। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करने के कारणों को समझने के पहले हम दरअसल पहले ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जब राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्यों को हम आसानी से क्या होंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, दरअसल जो राष्ट्रीयकरण करने के, राष्ट्रीयकरण जिसको हम कह रहे हैं, राष्ट्रीयकरण जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है राष्ट्र को समर्पित करना। इसका अर्थ क्या होता है, राष्ट्र को समर्पित करना। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है राष्ट्र को समर्पित करना। जब सरकार द्वारा संपूर्ण निवेश कर दिया जाता है किसी संस्था में, तो मान लिया जाता है कि अब उस संस्था का क्या हो गया है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, जब संपूर्ण निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है तो उस संस्था को क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण। जब किसी संस्था में सरकार पूरा पैसा अपना लगा देती है, निजी क्षेत्र की भूमिका को जीरो कर देती है, पूरी तरह से खत्म कर देती है। अगर हम कहें कि जैसे मान लेते हैं कोई संस्था है, उसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी है और किसकी भी भागीदारी है, उसमें सरकार की भी भागीदारी है। ठीक है, अब सरकार को अगर उस संस्था का राष्ट्रीयकरण करना है तो अब सरकार क्या करेगी, उसमें जो पूरा निवेश है या पूरा पैसा है वो अपना लगा देगी, निजी क्षेत्र का पैसे को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। तो इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य क्या थे, या हम कहें कि राष्ट्रीयकरण करने के पीछे कारण क्या थे। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करने के पीछे भारत सरकार के क्या कारण थे, किस कारणों की वजह से भारत सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ गया। ठीक है, दरअसल जब हम कारणों की बात करें तो भारत सरकार दरअसल चाहती थी कि आरबीआई में जो निजी क्षेत्र की भूमिका है वो कम से कम हो। वो निजी क्षेत्र की भूमिका कम, ऐसा क्यों चाहती थी सरकार, क्योंकि अभी क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, और जो भारत का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अगर हम पहलुओं पर चर्चा करें तो ये पूरी तरह से, अगर हम कहें, ये अपने मार्जिनलाइज्ड लेवल पे थी, या हम कहें ये अपने, या कहें अंतिम पायदान पर, अगर हम कहें एक बहुत बुरी दुर्दशा में ब्रिटिश सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को, जब 1947 में भारत छोड़कर अंग्रेज गए तो एक बहुत ही बुरी स्थिति में छोड़कर गए। अब इस व्यवस्था में आप देखोगे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, और भारतीय समाज को उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा था, भारतीय अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो कैसे, दरअसल आप देखोगे ब्रिटिश सरकार ने शुरू से ही ऐसे काम किए जिससे क्या हो, भारत के जो लोग हैं, भारत में भारत में की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो दशा है उसको वो खराब कर सके। जैसे आप देखेंगे तो 1909 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम पारित करती है, उस अधिनियम का नाम है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मुसलमानों को क्या किया, एक अलग से निर्वाचन अधिकार दे दिया। अब जब मुसलमानों को अलग से निर्वाचन अधिकार दे दिया तो इससे क्या हुआ, अब जो हिंदू वर्ग था उसमें रोष पैदा हो गया। अब हिंदू और मुसलमानों में यहाँ पर क्या होने लगा, मतभेद, आपसी टकराव होने लगा। आपसी टकराव होने की वजह से कि अब क्या हुआ, समाज दो भागों में बंटने लगा, समाज दो भागों में बट गया। जैसे अब समाज दो भागों में बटेगा, आपसी टकराव होगा, संघर्ष की स्थिति होगी, तो उससे क्या होगा, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा उद्योगों पर, और जब उद्योग नष्ट होंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जब अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कमजोर होती चली जाएगी। और इसका लाभ कौन उठा रहा था, और इसका लाभ उठा रही थी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार एक और काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी,
ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जो कच्चा माल है भारत का, उस कच्चे माल को ले जाके और उसको क्या करती थी, कच्चा माल भारत से ले गई वो, और कच्चे माल को फिर विनिर्मित करके फिर भारत लाती थी। ब्रिटेन में क्या हुआ उस समय 18वीं हम 18वीं और 19वीं सदी की बात करें तो बड़े लेवल पर औद्योगिकीकरण हुआ ब्रिटेन में। ठीक है, अब उद्योगों से बन बन के, मशीनों से बन बन के का सामान कहाँ पर आ रहा था, भारत में। अब बिल्कुल सस्ते मिट्टी मोल दामों पर भारत से वो सामान ले जाया जाता था और ब्रिटेन में वो सामान तैयार होता था, फिर तैयार होकर भारत आता था, और भारत में वही भारत का सामान जो आज मिट्टी के दामों पर खरीद के ले गए थे, फिर वो उन्हें क्या करते थे, ऊंचे दामों पर बेचते थे। इस तरह से आप देखोगे जो भारत का जो पैसा पूरा है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा था या कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भी इसके संबंध में एक सिद्धांत दिया है, जब आप वो इतिहास पढ़ोगे तब आप देखोगे इसमें उसको। ठीक है, तो खैर हमें इतिहास के में नहीं जाना है, वो तो सिर्फ इसीलिए थोड़ी ये हिस्ट्री बताई मैंने ताकि आप समझ सकें कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उस समय क्या थी। अब भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय स्थिति थी। अब जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 में, तो अधिकांश जो भारत की जनता थी वो सरकार से बहुत उम्मीदें रखती थी, या जनता जो ये चाहती थी कि अब फिर से भारत क्या हो, एक सोने की चिड़िया बने और भारत का आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या हो, सशक्त हो, और एग्रीकल्चर या हम कहें कृषि व्यवस्था में भारत फिर से नवीन प्रगति करे। ठीक है, तो एक इस लिहाज से भी ठीक है। और अब आप देखोगे जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, भारत सरकार चाहती थी कि आरबीआई में निजी क्षेत्र की भूमिका कम हो, और यहाँ पर जनता चाह रही थी कि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का विकास हो। जैसे अब मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पहले एक पॉइंट लिख दूँ फिर आपको थोड़ा सा समझना आसान होगा। दरअसल आरबीआई, भारत सरकार चाहती थी कि आरबीआई में निजी क्षेत्र की भूमिका क्या हो, आरबीआई में निजी क्षेत्र की भूमिका, अरे हम कारण पढ़ रहे हैं तो कारणों में हम देखते हैं, आरबीआई में जो निजी क्षेत्र की भूमिका अधिक थी, जिस कारण से क्या हो रहा था, जिस कारण से आरबीआई जनता के हितों के अनुरूप, किसके अनुरूप, जनता के हितों के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, हमने देखा कि एक कारण क्या था, आरबीआई में क्या थी, निजी क्षेत्र की भूमिका अधिक थी, जिस कारण से आरबीआई क्या है, जनता के हितों के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा था। अब इसका अर्थ क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। दरअसल क्या हो रहा था, जैसे कि आप देखोगे आरबीआई में निजी क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है, सरकार की जो भूमिका है वो काफी कम है। अब मान लेते हैं भारत हुआ आजाद। अब एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि आप देखोगे जो बैंक होते हैं, बैंकों का काम क्या है, लोन देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। अब एग्रीकल्चर क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण चाहिए था। अब किसी किसान ने ऋण लिया, ठीक है, किसी किसान ने ऋण लिया। अब हम इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि एक किसान है, एक किसान को अपने फसल के लिए क्या चाहिए था, ऋण। तो उसने बैंक से लिया ऋण। ये ऋण किससे लिया उसने, बैंक से। ठीक है, बैंक से ऋण लिया ताकि वो अपनी फसल का क्या करे, उत्पादन कर सके। लेकिन भारत में जो कृषि है वो कैसी है, भारत में जो कृषि है वो है मानसूनी आधारित, मानसून पर आधारित, या हम कहें मानसूनी कृषि है, मानसूनी कृषि है। तो अब जो बैंक, अब ये इस किसान ने जो ऋण लिया था बैंक से, अब वो क्या हुआ, मानसूनी कृषि होने के कारण अब उस साल क्या हुआ, मानसून अच्छा नहीं था, मानसून बिगड़ गया, तो उससे क्या हुआ, इसकी फसल भी खराब हो गई। उसकी फसल खराब होने से क्या हुआ कि वो जो किसान है, जो ऋण था वो बैंक का नहीं चुका पाया, वो ऋण नहीं चुका पाया। अब ऋण नहीं चुकाने के क्रम में क्या हुआ, ऐसे कई किसान हैं जो ऋण नहीं चुका पाए। तो अब जो बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने किसानों को क्या किया, मान लेते हैं हम ऋण देना क्या कर दिया, ऋण देना कर दिया बंद, ऋण देना बंद कर दिया।
अब इससे क्या हुआ, अब इससे किसान जो थे फसल उत्पादन कर रहे थे वो अब और भी क्या है, फसल उत्पादन नहीं कर पाएंगे। जब वो और फसल उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो उससे उत्पादन क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, घटेगा। और जब उत्पादन घटेगा तो किसानों की आय क्या होगी, किसानों की आय घट जाएगी। अब किसानों का तो पूरा जो रोजगार कहें, हम कहें आय का एकमात्र साधन यही है उनकी कृषि। अब जब वो पूरे किसान किस पर निर्भर हैं, कृषि पर। जब कृषि नहीं रहेगी तो ऐसी दशा में क्या होगा, किसान आत्महत्या करने लगेंगे। भारत में जो कृषि संबंधी उत्पाद हैं उनकी समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, समस्या पैदा इन्हीं समस्याओं को देखते हुए क्या किया, आरबीआई में जो निजी क्षेत्र की भूमिका थी वो सरकार चाहता था कम हो जाए। क्यों, क्योंकि निजी क्षेत्र क्या करता है, वो लाभ, निजी क्षेत्र जो है वो लाभ के उद्देश्य से काम करता है। अगर उसे लाभ होगा तभी वो बैंकों को, तभी वो क्या होगा, ऋण देगा। बैंकों से कहेगा कि आप उन्हें, किसानों को ऋण दो। अब किसान ऋण वापस नहीं कर पाया किन्हीं वजह कारणों से, तो अब वो उन्हें क्या कर देगा, जो निजी क्षेत्र है वो मना कर देगा कि ठीक है किसानों को ऋण नहीं दो। अगर जब किसानों को ऋण नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अब सरकार चाहती थी कि निजी क्षेत्र की भूमिका कम हो, जिससे क्या हो, किसानों का और भारत की जनता का हित हो। अगर कुछ किसी वित्तीय समस्या की या वित्तीय हानि का अगर भारत सरकार को सामना करना पड़ता है तो वो भारत सरकार और कहीं एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जो किसान हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भारत सरकार थी उसने क्या किया, बैंकों का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, तो और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक और हम कारण देख लेते हैं। क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद अब भारत सरकार का क्या है, दायित्व भी बनता था। एक चीज और थी कि भारत सरकार का यहाँ दायित्व बनता था कि वो नागरिकों के हितों की रक्षा करे। ठीक है, तो एक कारण और हम लिख सकते हैं, वो कारण क्या है, स्वतंत्रता के बाद सरकार का दायित्व बनता था कि वह नागरिकों के हितों की, नागरिकों के हितों की क्या करे, नागरिकों के हितों की रक्षा करे। ठीक है, यार नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए। ठीक है, एक पॉइंट और हम देख लें, लगभग हम 3-4 पॉइंट देख लेते हैं ताकि अगर हमें मेंस में कभी लिखना पड़ जाए तो हम इस इन कारणों को लिख पाए। ठीक है, अब एक चीज और थी, भारत सरकार चाहती थी कि आरबीआई अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाए, ताकि जब आरबीआई अधिक से अधिक शक्तिशाली होगा तो बैंकों पर नियमन कैसा, रेगुलेशन कैसे कर पाएगा, कठोर कर पाएगा। ठीक है, बैंकों को विनियमन जो रेगुलेट है वो अच्छी तरह से कर पाएगा। ठीक है, जिससे भारत में क्या होगा, भारत की जो वित्तीय प्रणाली है वो सुधरेगी। ठीक है, तो आरबीआई को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, आरबीआई को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, ठीक है, इसका एक और का इसी को समझाने के क्रम में मैं लिख देता हूं कि बैंकों लिए, ताकि क्या हो, ताकि बैंकों का विनियमन उचित ढंग से हो। कैसा हो, उचित ढंग से हो। ठीक है, बैंकों का नियमन क्या हो, उचित ढंग से हो। एक और कारण हम देख लेते हैं, एक और कारण क्या था, संविधान। एक और कारण यह था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सरकार जो है सामाजिक आर्थिक समता को स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी। तो हम ऐसा भी एक लिख सकते हैं कारण कि संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों, संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों जैसे कि उद्देश्यों जैसे कि
जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, समता स्थापित करना। ठीक है, समाज में उल्लेखित उद्देश्यों की समाज में संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों जैसे समाज, जैसे कि सामाजिक आर्थिक समता स्थापित करने के लिए या करना। ठीक है, तो आपको अब कारण समझ आ गए होंगे कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने जो 1 जनवरी 1900 क्या 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया, वो क्यों किया? भारत सरकार ने जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया 1 जनवरी 1949 को, वो क्यों किया? ठीक है, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीयकरण का अर्थ समझ आ गया था। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? राष्ट्र को समर्पित करना। अर्थात अगर हम कहें कि संपूर्ण निवेश जब सरकार के द्वारा किया जाता है किसी संस्था में, तो उसको हम कहते हैं कि वो संस्था का क्या हो गया है? राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अब हमने देखा कि राष्ट्रीयकरण करने के पीछे भारत सरकार के क्या उद्देश्य थे, भारत सरकार ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से भारत सरकार को आरबीआई का क्या करना पड़ गया? राष्ट्रीयकरण करना पड़ गया। ठीक है, तो इन कारणों पर हमने चर्चा कर ली है। अब आप इन कारणों को क्या करिए? नोट कर लीजिए, ताकि क्या है, आप इन कारणों को याद कर सकें और आप अगर मेंस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है आरबीआई की संरचना। अब हम लोग समझ लेते हैं आरबीआई की संरचना को। ठीक है, तो आरबीआई की संरचना हम लोग देख लेते हैं। दरअसल यही देख लेते हैं आरबीआई की संरचना। आरबीआई की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की संरचना समझ लेते हैं हम। ठीक है, आरबीआई की संरचना अगर हम देखें तो एक केंद्रीय बोर्ड होता है आरबीआई में। आरबीआई में एक केंद्रीय बोर्ड होता है जिसका मुख्य कार्य क्या है? जिसके मुख्य आरबीआई में केंद्रीय बोर्ड होता है जो आरबीआई के मुख्य जो सारे कार्य हैं वही देखता है। ठीक है, और जो अब हम अगर ऐसे कहें आरबीआई के तहत मुख्य कार्य केंद्रीय बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये जो केंद्रीय बोर्ड है, क्या है ये? केंद्रीय बोर्ड। ये जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड, इस केंद्रीय बोर्ड में क्या होगा? एक गवर्नर। क्या होगा? एक गवर्नर। ठीक है, एक गवर्नर होगा। इस गवर्नर की नियुक्ति, ये जो गवर्नर है, इस गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इस गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार इसकी नियुक्ति कैसे करेगी? तो भारत सरकार इसकी नियुक्ति आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई अधिनियम 1934 में ऐसी क्या विशेषता है या कौन सी विशेष योग्यता है जिसके तहत आरबीआई जो भारत सरकार है वो गवर्नर की नियुक्ति करती है। तो दरअसल हम अगर देखें तो आरबीआई एक्ट 1934 में गवर्नर की नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं बताई गई है। ठीक है, कि उसे किस विशेष क्षेत्र में कौन सी विशेष डिग्री लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। दरअसल उसमें ये कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है कि उसे किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष डिग्री लेना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो आरबीआई की संरचना के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड है, उसका जो एक गवर्नर होगा, उसमें एक गवर्नर होगा, उस गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? भारत सरकार। भारत सरकार उसकी नियुक्ति आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार करेगी। ठीक है, उसकी नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होगी, कोई विशेष योग्यता नहीं। ठीक है, दरअसल स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। अगर
ये आ जाए कि भारतीय अधिनियम वो आरबीआई अधिनियम 1934 में गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में विशेष योग्यता बताई गई है। ठीक है, या बता दें कि उसकी ये योग्यता है और आप उसका आंसर टिक करके चले आएँ, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप देखोगे यूपीएससी सन 2020, यूपीएससी सन 2021 में, शायद यूपीएससी 2020 या 21 के क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक स्टेटमेंट है कि आरबीआई को, वो आरबीआई अपनी जो शक्ति है वो किससे प्राप्त करता है, तो उसमें लिखा है भारतीय संविधान से, जो गलत है। ठीक है, जो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दरअसल हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ के आरबीआई जो है 1934 के अधिनियम के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, वो अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के सन 2020 से 21 का। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और अब आरबीआई के जो गवर्नर है उसकी पुनर्नियुक्ति की हम देख लें तो दरअसल सरकार आरबीआई के गवर्नर की पुनर्नियुक्ति भी कर सकती है। ठीक है, जो सरकार है वो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, गवर्नर, उनकी क्या कर सकती है, पुनर्नियुक्ति भी कर सकती है। ठीक है, उसकी पुनर्नियुक्ति भी कर सकती है आरबीआई के। जैसे आपने देखा होगा क्या नाम था उनका, रघुराम जी राजन के बाद उर्जित पटेल की पुनर्नियुक्ति की गई थी ना। तो अब आ जाए कि गवर्नर की पुनर्नियुक्ति करने की कौन कर सकता है, तो भारत सरकार। या गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करती है भारत सरकार। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब देख लेते हैं गवर्नर का कार्यकाल। क्या चीज़, गवर्नर का कार्यकाल। दरअसल जो गवर्नर है भारत के, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसे 2 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। इसलिए अब अगर आप देखोगे तो ये टोटल जो कार्यकाल है उसका 5 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई गवर्नर लगभग 5 सालों तक अपने पद पे बना रह सकता है। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए तो आप इस बात को याद रखना कि अधिकतम जो गवर्नर है वो 5 वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, 2 वर्षों का कार्यकाल अगर भारत सरकार चाहे तो उसके कार्यकाल को और भी बढ़ा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें ये पूछे कि आरबीआई का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहोगे वो 3 वर्ष का ही होता है। जब अगर सरकार चाहेगी तभी वो 2 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा सकता है। अगर वो ऐसा पूछते हैं क्या अधिकतम कितने वर्ष का होता है, तब आप कहेंगे कि 5 वर्ष का। अगर वो साधारण पूछे कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, तो फिर 3 वर्ष लगाएंगे आप आंसर में टिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब दूसरा हम देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर। ये जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं वो, ठीक है, ये अधिकतम है, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम इतने ही गवर्नर हो सकते हैं 4 एक केंद्रीय बोर्ड में। ऐसा लिखा हुआ है किसमें, आरबीआई अधिनियम 1934 में। ना तो 3 हो सक वो ना तो 5 हो सकते। ठीक है, 3 हो सकते लेकिन 5 नहीं हो सकते। 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर इस केंद्रीय बोर्ड में नहीं होंगे। 3 हो सकते हैं लेकिन 5 नहीं होंगे, ऐसा आरबीआई अधिनियम 1934 में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको यह बात याद रखना है, अधिकतम जो डिप्टी गवर्नर होंगे वो 4 होंगे, लेकिन 5 नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसमें जो 10 निदेशक होते हैं, कितने निदेशक निदेशक कितने होते हैं, 10 निदेशक होते हैं। ये जो 10 निदेशक होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल दरअसल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, गवर्नर का कार्यकाल कितना था, 1 वर्ष। निदेशकों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। ये जो दरअसल निदेशक होते हैं ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न, इनका संबंध अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से होता है, क्षेत्रों से होता है। जैसे जैसे कि हम ले लें कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र।
ठीक है, ये जो 10 निदेशक होंगे इस तरह से 10 क्षेत्रों से होंगे। अर्थव्यवस्था के जो मुख्य मुख्य 10 क्षेत्र हैं उनसे ये 10 निदेशक मंडल होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा। दरअसल इसमें 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं। कितने स्थानीय बोर्ड होते हैं? 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं, ताकि ये जो भारत के जो विभिन्न मुख्य क्षेत्र हैं, लगभग जो मुख्य क्षेत्र उन क्षेत्रों का क्या कर सकें, प्रतिनिधित्व कर सकें। साथ ही साथ जो आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करवा सकें। ठीक है, उन विभिन्न क्षेत्रों में ये 4 स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक है दिल्ली में, ठीक है, एक है मुंबई में, और एक है कहाँ पर? कोलकाता में, और चौथा कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखना, आरबीआई का मुख्यालय केवल एक ही जगह है, वो कहाँ है? मुंबई में। लेकिन उसके 4 स्थानीय बोर्ड हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें क्या है, 2 निदेशक और होते हैं। कौन होते हैं? 2 निदेशक और होते हैं। ये जो 2 निदेशक होते हैं वो सरकार के द्वारा नामित होते हैं। किसके द्वारा नामित होते हैं? सरकार के द्वारा नामित। सरकार के द्वारा नामित 2 सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, जो सरकार, जो उस केंद्रीय बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये जो 2 निदेशक होते हैं वो सरकार के द्वारा नामित होते हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ ताकि आप चीज़ों को एक बार और अच्छे से देख सकें। हमने पढ़ रहे थे आरबीआई की संरचना, और आरबीआई की संरचना में देखा हमने, आरबीआई की संरचना के अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड होता है। क्या होता है? एक केंद्रीय बोर्ड होता है। उस केंद्रीय बोर्ड में जो सबसे शीर्ष पर होता है वो होता है गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। और जो गवर्नर है, गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर की नियुक्ति दरअसल आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करती है भारत सरकार। नियुक्ति कौन करती है? भारत सरकार। ठीक है, अब देखें हम इसके संबंध में कोई योग्यता, तो दरअसल आरबीआई का अगर आपको गवर्नर बनना है तो उसके लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो आप भी आरबीआई के गवर्नर बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई भी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। योग्यता निर्धारित उसमें है ही नहीं। आरबीआई अधिनियम 1934 में सिर्फ इतना लिखा है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। अगर आपके संबंध भारत सरकार के साथ अच्छे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं आरबीआई का गवर्नर बनने की। ठीक है ना, आपके पास स्कोप है कि आप आरबीआई के गवर्नर बने। बस मसला इतना है इसमें कि सरकार से संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपके सरकार से संबंध अच्छे नहीं है तो फिर मुश्किल है चांस। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट हैं उनके तो हमेशा 36 का आंकड़ा होता है सरकार से। लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 36 का आंकड़ा चलता सरकार से। क्यों? क्योंकि सरकार क्या नहीं करती? रोजगारी नहीं निकालती, भर्तियां नहीं निकालती। इतनी सारी भर्तियां हैं जो होना बाकी हैं, लेकिन सरकार अटकाए पड़े है। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो बोर्ड लगा था बाहर, उस बोर्ड को लड़कों ने क्या किया, उसमें काले पोत के और लिख दिया उत्तर प्रदेश चिलम सेवा आयोग। क्यों? उसका कारण यही है कि सरकार क्या है, भर्तियां ही नहीं निकालती। सरकार बस, क्या कहते हैं सरकार का, छोड़ो, सरकार पे बात करेंगे तो अपनी सरकार डूब जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि कोई विशेष योग्यता नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आपके भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं तो आप भारत सरकार से बोलिए कि हमें क्या करो, आप गवर्नर बना दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है। ठीक है, और दूसरा आप देखोगे कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं उसकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, और उसकी पुनर्नियुक्ति कौन करेगा? भारत सरकार ही करेगी। सामान्यतः अगर हम आरबीआई के गवर्नर के कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसे 2 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। तो अगर हम देखें तो उसका जो अधिकतम कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। अधिकतम कितना? अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और दूसरा हमने देखा इसके अंतर्गत क्या होंगे? 4 डिप्टी गवर्नर होंगे।
चार, अधिकतम चार ही डिप्टी गवर्नर होंगे, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अधिकतम चार होंगे, पांच नहीं हो सकते। अगर आप कहें तो पांच नहीं होंगे, हाँ तीन हो सकते, तीन हो सकते, पांच नहीं हो सकते। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है आरबीआई अधिनियम 1934 में। अब और इसमें 10 निदेशक होते हैं। कितने निदेशक? 10 निदेशक होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आरबीआई के जो 10 निदेशक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया या सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ से जो 10 निदेशक आते हैं उनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। ठीक है, और जो आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष का। ठीक है, और इसके अंतर्गत 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं। 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं जो आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं, जो उनके कानून हैं, उनको क्या करवा वहाँ लागू करवा सकें। ठीक है, और 4 स्थानीय बोर्ड का जो वो है कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता और चेन्नई में, जो 4 स्थानीय बोर्ड के कार्यालय हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और इसमें 2 निदेशक होंगे भारत सरकार के द्वारा नामित, जो सरकार का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व। तो ये सारी चीज़ हमने आरबीआई की संरचना पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। तो आज हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पूरा, और कल देखते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक आप इसे रिवाइज करिए बढ़िया तरीके से, और जो कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए तो उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कशन करूँगा। और कोशिश करिए कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक नोटबुक में बनाते चलें, ताकि आप रिविजन करने में आपको क्या हो? आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।